बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अगर आपका सब्जेक्ट है PSYI 619 इंटर्नशिप रिपोर्ट इन साइकोलॉजी, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको असाइनमेंट नंबर 3 के बारे में डिटेल से गाइड करूँगा कि इसमें आपने क्या करना है, किस तरह से इसको कंप्लीट करना है। अभी आपकी असाइनमेंट नंबर 2 का रिज़ल्ट आया होगा और इसमें इंस्ट्रक्टर्स ने आपको कुछ रिमार्क्स दिए होंगे, आपने उनको किस तरह से कंप्लीट करना है। जैसे कि यहाँ पे एक रिपोर्ट है, इसमें इंस्ट्रक्टर्स ने इनको नीड्स इम्प्रूवमेंट का मैसेज दिया है। इसी तरह आपको भी इस तरह के नीड्स इम्प्रूवमेंट्स या फिर इससे मज़ीद ऐसे के रिजेक्टेड या फिर मज़ीद ऐसे कमेंट्स मिले होंगे जो कि आपको काफ़ी डिस्टर्बिंग और आपके लिए काफ़ी परेशानी का बायस होंगे। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद इंशाल्लाह आप की जो फ़ाइल है वो इस तरह से बन जाएगी कि जिसमें आपको नीड्स इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं होगी और आप इजीली जो है ना इसको पास कर लेंगे। एक और चीज़ का आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे जो स्कोर 0 लिखा हुआ है, ये जस्ट ग्रेडिंग के लिए होता है। ये जो सब्जेक्ट है ये आपका जस्ट पास एंड फेल सब्जेक्ट है। इसमें आपको जस्ट पास करना होता है, आपको ग्रेड्स नहीं मिलते। ना ही आपका CGPA काउंट होता है कि आप कहें कि मेरा जो है ना CGPA इतना कम हो जाएगा या ज़्यादा हो जाएगा। तो ऐसी हरगिज़ बात नहीं है कि आपकी अगर नीड्स इम्प्रूवमेंट और यहाँ पे 0 स्कोर आ रहा है तो इसका कोई ख़तरे वाली बात नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल व्यू शॉर्ट नोट्स को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और इस वीडियो को लाइक कर लें। बड़ी मेहनत से आपके लिए ये डिटेल वीडियोस बनाते हैं ताकि आपको सही तरीके से गाइडेंस मिल जाए और सही तरीके से आप जो है ना अपनी रिपोर्ट्स बना लें। तो असाइनमेंट नंबर 3 जो है इसमें आपकी जो ड्यू डेट है वो 21 जून है और आज 27 मई है। आपके लिए काफ़ी टाइम है, 20-25 दिन का टाइम है। इसमें आपने इसको कंप्लीट करना है। इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पे उन्होंने क्या बताया है कि आपने इस असाइनमेंट के अंदर क्या करना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पे dear student, as you are supposed to take 2 cases and you have submitted pre-assessment report previously, now you are required to submit complete internship report। तो आपने प्री असेसमेंट के अंदर 2 केसेस लिए थे और उन 2 केसेस की आपने कंप्लीट रिपोर्ट बनाई थी। उसमें आपकी मिस्टेक्स आई या व्हाट्सएवर आप का पास है या जो भी है, आपने उसी फाइल को कंप्लीट करना है। ठीक है, इंस्ट्रक्टर्स ने जो भी कमेंट्स दिए हुए हैं आपने उस फाइल में उन कमेंट्स को करेक्ट करने के बाद आपने उसी फाइल को मज़ीद आगे कंटिन्यू करना है। ठीक है, न्यू केसेस नहीं लेने, आपने उन्हीं केसेस को आगे फर्दर कंप्लीट करना है। और ये जो असाइनमेंट है ये कंप्लीट असाइनमेंट है, इसके अंदर आपने इसको कंप्लीट करना है। प्लीज़ रीड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस केयरफुली बिफोर वर्किंग ऑन इंटर्नशिप रिपोर्ट। The internship report should be according to the format uploaded in the downloads section of the course. Please follow the internship report format as per your internship settings. अब यहाँ पे 4 तरह की इंटर्नशिप्स की सेटिंग्स हैं, जिसमें नंबर 1 आपका आ जाता है क्लिनिकल इंटर्नशिप, नंबर 2 पे आ जाता है आपका स्पेशल एजुकेशन, नंबर 3 पे है स्कूल सेटिंग्स और उसके बाद है ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग्स। तो आपने ऑलरेडी ये सेटिंग सेलेक्ट की हुई है। अगर आपकी इंटर्नशिप हॉस्पिटल में है तो फिर ये क्लिनिकल सेटिंग है, और इसी तरह स्पेशल स्कूल है, आपने कोई ज्वाइन किया हुआ है तो स्पेशल एजुकेशन की हो जाएगी। इसी तरह स्कूल में है तो स्कूल की हो जाएगी, और अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया हुआ है आपने तो ये फिर ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग हो जाएगी।
इसके बाद उन्होंने लिखा है यू आर रिक्वायर्ड टू वर्क ऑन द इंटर्नशिप रिपोर्ट स्ट्रिक्टली इन द लाइट ऑफ द इंस्ट्रक्शंस एंड गाइडलाइंस प्रोवाइडेड ऑन द कोर्स VisualMS। तो जो भी इंस्ट्रक्शंस आपको बताई गई हैं आपने बिल्कुल उसी तरह से इसको जो है ना कंप्लीट करना है। Include scanned copies of letter of undertaking in your internship report। इंटर्नशिप रिपोर्ट के अंदर आपने लेटर ऑफ अंडरटेकिंग भी ऐड करना है। ये भी मैं आपको डिटेल से बता दूंगा किस तरह से इसको फिल करना है और इसको किस तरह से आपने पेस्ट करना है। सबमिट योर इंटर्नशिप रिपोर्ट इन MS वर्ड फॉर्मेट ओनली। तो आपने ये जो इंटर्नशिप रिपोर्ट है इसको आपने MS वर्ड में ही करना है। जिस तरह से ये PDF का डॉक्यूमेंट है तो आपने ये PDF में नहीं करना, आपने इसको वर्ड फॉर्मेट में करना है। जिस तरह से आप नॉर्मल असाइनमेंट सबमिट करते हैं इसी तरह से ये भी करनी है। इंटर्नशिप रिपोर्ट मस्ट बी सबमिटेड बाय द अपलोडिंग it against assignment number 3 on the course VisualMS within the due date। Submission through email will not be entertained। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि अगर आपकी रिपोर्ट कहीं लेट हो जाती है और यहाँ पे तो आपको लिखा हुआ है कि आपने ड्यू डेट में करनी है, बट इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। अगर आपकी इंटर्नशिप रिपोर्ट लेट हो जाती है, जैसा कि आपने ज्वाइन लेट किया है, आपको केसेस नहीं मिले या किसी भी वजह से आपकी फ़ाइल कंप्लीट नहीं है, तो आपने अपने इंस्ट्रक्टर को सिंपली स्काइप के ऊपर मैसेज करना है और उनको इन्फॉर्म कर देना है अपनी जो भी सिचुएशन थी, जो भी आपकी प्रॉब्लम थी उसके रिलेटेड कि इस तरह से मैं इसको कंप्लीट नहीं कर पाया, तो मुझे काइंडली आप ईमेल के थ्रू एक्सेप्ट कर लें। तो आपने उनको ईमेल के ऊपर सेंड कर देनी है, तो आपकी असाइनमेंट कंफर्म है कि एक्सेप्ट हो जाएगी। ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे रब्ता करते हैं कि सर मेरी असाइनमेंट इस तरह से ड्यू डेट से रह गई, अब मैं क्या करूं। तो मैं यहीं पे ही आपको बता रहा हूं कि आप बिल्कुल भी परेशान मत हो। यहाँ पे लिखा तो होता है बट अगर आपका कोई जेन्युइन मसला है, किसी भी वजह से आप सबमिट नहीं करते, तो ईमेल के ऊपर भी एक्सेप्ट हो जाती है। Be very careful while uploading your internship report, as you shall not be able to replace it once uploaded। Corrupt file shall not be considered। तो आपने अभी पहले होता था कि आप एक मरतबा फ़ाइल अपलोड करते थे फिर दोबारा भी कर लेते थे, बट अभी है कि वर्जनिटी डे बाय डे चेंज आ रहा है। आपके LMS के ऊपर भी बहुत सारी अपडेट्स आ रही हैं, जैसे कि मल्टीपल पहले होता था कि मल्टीपल डिवाइसेस से आप लॉगिन कर लेते थे और अभी नहीं है। अभी वन टाइम वन डिवाइस में आप लॉगिन कर सकते हैं LMS को। तो इसी तरह से यहाँ पे भी आप वन टाइम जो है ना फ़ाइल अपलोड कर सकते हैं। तो आपने पहली मर्तबा ही अच्छी तरह से अपनी फ़ाइल को सेटिंग कर लेनी है, सारा कुछ अच्छे तरीके से कर लेना है और उसके बाद फिर आपने अपलोड करनी है। Plagiarism is strictly prohibited। Any evidence of plagiarism, if found at any instance, shall be strictly dealt with as per zero tolerance policy of the university। Read the plagiarism sensitization document available in the download section of the course। तो यहाँ पे plagiarism अगर आपकी फ़ाइल में आता है तो डेफिनेटली आपको ज़ीरो टॉलरेंस का जो है ना वो पॉलिसी के ऊपर अमल किया जाएगा और आपको फेल कर दिया जाएगा। तो आपने कॉपी पेस्ट फाइल अपलोड नहीं करनी है। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं। अब हम इसको जो है ना फॉर्मेट को देख लेते हैं और फ़ाइल को किस तरह से कंप्लीट करना है उस चीज़ को देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपने दोबारा से जो है ना आ जाना है अपने VisualMS के ऊपर और यहाँ से हम बैक जाएंगे और अपना जो आपका है इंटर्नशिप रिपोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आ जाएंगे डाउनलोड फाइल्स के ऊपर और उसके बाद यहाँ पे आपके सामने जो इसके फॉर्मेट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे देखें एक लिखा हुआ लेटर ऑफ अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट, इसको आपने डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, इसको हमने फ़ाइल के अंदर ऐड करना है। इसके बाद इंटर्नशिप टेम्पलेट फॉर स्कूल सेटिंग, टेम्पलेट फॉर क्लिनिकल सेटिंग। तो आपने ये जो फॉर्मेट है जो आप इंटर्नशिप कर रहे हैं उसके रिलेटेड आपने फॉर्मेट को डाउनलोड कर लेना। तो हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं, क्लिनिकल सेटिंग को इसको ओपन कर लेते हैं। तो ये जनाब आपके पास जो है ना वो एक फॉर्मेट आ गया जिसको आपने फॉलो करते हुए
अपनी जो फाइल है उसको कंप्लीट करना है। While doing internship in clinical setting, please keep the following instructions in mind. Take cases of 2 clients for report writing, preferable 1 female and 1 male client above the age of 18 years. Please take the cases of clients with neurosis and not from the category of the severe mental disorders. तो आपने 2 केसेस लेने होते हैं, ये प्रेफरेबली होता है 1 मेल फीमेल, और अगर आपके दोनों मेल या दोनों फीमेल हैं वह फिर भी एक्सेप्टेबल है, बट आपने अपने इंस्ट्रक्टर्स को एतमाद में लेना होता है। प्रीफेक्टरी पार्ट्स में आ जाता है नंबर 1 टाइटल पेज। एक ही पेज के ऊपर आपने नेम्स ऑफ अंडरटेकिंग केसेस लिखने हैं, जैसा कि केस 1 मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, केस 2 जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर। ठीक है, ये आपने लिख देना है। नंबर 2 पे आपने नेम ऑफ द इंटर्नी, आपने अपना नेम लिखना है। सबमिटेड बाय, आपने अगर नेम, आपका नाम जो भी है आप वो लिख देंगे। स्टूडेंट आईडी लिख देंगे। उसके बाद सेशन लिख देंगे कि आपने कब स्टडी स्टार्ट की और कब कंप्लीट हो रही है, जैसा कि 2021 से 2024 है। ठीक है, इस तरह से। इसके बाद आ जाएगा द सबमिशन डेट ऑफ द इंटर्नशिप रिपोर्ट, सबमिटेड डेट आ जाएगी। नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी आपने यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, द डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान, और नीचे आपने फिर लोगो लगा देना है। इसके नीचे आ जाएगा डेडिकेशन। आप ये अपना वर्क जो है वो किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे अपना एक ऊपर टाइटल लिखेंगे डेडिकेशन, और नीचे फिर डेडिकेट करेंगे जिसको भी आप अपना ये काम डेडिकेट करना चाहते हैं। बट ये ऑप्शनल है, आप कर लें ठीक है, ना करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, आप इसको छोड़ भी सकते हैं। आगे एक्नॉलेजमेंट आ जाएगा। एक्नॉलेजमेंट मस्ट होता है, ये आपने लिखना होता है। ऊपर हेडिंग दे देनी है एक्नॉलेजमेंट, और उसके बाद आपने इसको एक पैराग्राफ की शक्ल में एक्नॉलेज करना है अपना जो भी काम है। उसमें आपने अपने इंस्ट्रक्टर्स को, फिर अपनी यूनिवर्सिटी को, अपने पेयर ऑफ उनको जो आपके फेलोज़ हैं या आपके किसी इंस्ट्रक्टर्स ने जिसने भी हेल्प आउट की है, आपने उनका नाम लिख सकते हैं और उनकी जो भी सपोर्ट थी उसको आप मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद एग्जेक्टिव समरी आ जाएगी। एग्जेक्टिव समरी के अंदर आपने मेन पॉइंट्स लिखने होते हैं। केस 1 की हेडिंग देनी है और उसके बारे में आपने लिखना है कि क्लाइंट का नेम, एज, जेंडर जो भी था उसके बारे में थोड़े से डेमोग्राफिक्स, और उसके बाद आपने जो उनसी कंप्लेंट्स थी वो कुछ ऐड करनी है, और उसके बाद आपने कौन से टेस्ट अप्लाई किए, क्या डायग्नोसिस है, और मैनेजमेंट के लिए आपने कौन सा प्लान दिया, केस जो फॉर्मुलेशन है उसकी 1-2 लाइन आपने लिख देनी है कि कौन से स्कूल ऑफ थॉट के साथ या किस के साथ आपने कौन सी रिसर्च के साथ आपने रिलेट किया है वो आपने लिख देना है। तो ये एक केस का लिखेंगे, फिर दूसरे केस का लिखेंगे। दोनों केसेस को ही आपने इस तरह से जो है ना कंप्लीट एक एग्जेक्टिव समरी टाइप पैराग्राफ की शक्ल में आपने लिख देना है। ठीक है, तो ये आपकी एग्जेक्टिव समरी आ जाएगी। इसके नीचे फिर आपने लेटर ऑफ अंडरटेकिंग लगाना है। ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू फिल इन द लेटर ऑफ अंडरटेकिंग प्रोवाइडेड इन द डाउनलोड सेक्शन ऑफ द VULMS एंड अटैच्ड हियर द स्कैन कॉपी आफ्टर साइनिंग इन। तो आपने मैं आपको वो लेटर ऑफ अंडरटेकिंग दिखा देता हूँ। आपने उसको डाउनलोड सेक्शन से डाउनलोड करना है। उसके बाद आपने उसको प्रिंट निकलवाना है। प्रिंट निकलवाने के बाद आपने उसको फिल करके अपने बॉल पॉइंट के साथ फिर उसकी पिक्चर बना के फ़ाइल के अंदर अटैच करना है। उसके बाद आपने स्कैन कॉपी ऑफ इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट अटैच करना है। जो भी जहाँ पे आप इंटर्नशिप कर रहे हैं उसका सर्टिफिकेट। अगर आपकी इंटर्नशिप कंप्लीट नहीं हुई, सर्टिफिकेट आपको नहीं मिला, तो इस असाइनमेंट के अंदर आप ना भी लगाएं तो कोई मसले वाली बात नहीं है। तो आप इस चीज़ की फ़िक्र मत कीजिएगा कि जो है ना मेरा जो है ना सर्टिफिकेट नहीं आया तो मेरा क्या बनेगा।
कुछ भी नहीं होता। आपको सर्टिफिकेट 30 जून को मिल रहा है, 5 जुलाई को मिल रहा है, 10 जुलाई को मिल रहा है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। उसकी अलग से असाइनमेंट आएगी, आपने उसके अंदर अपलोड करना है, ठीक है। यहाँ पे भी आपने लगाना है, जब दूसरी असाइनमेंट आएगी ना, असाइनमेंट नंबर 4 करेक्शन की असाइनमेंट, तो आप उसके अंदर आप लगा दीजिएगा जब तक आपको आपका लेटर मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी हम देख लेते हैं लेटर ऑफ अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट आपने किस तरह से फिल कर जी। तो आपने डाउनलोड सेक्शन में यहाँ पे देखें लेटर ऑफ अंडरटेकिंग लिखा हुआ है, आपने इसको करना है डाउनलोड, ठीक है। तो हम इसको कर लेते हैं डाउनलोड और उसके बाद हम इसको कर लेते हैं ओपन। इसके आपने किसी भी कंप्यूटर वाले शॉप पे जाके ये लेटर जो है ना, इसका प्रिंट निकलवाना है, ठीक है। प्रिंट निकलवाने के बाद आपने यहाँ पे लिखना है आई, आगे अपना फुल नेम, जो भी आप नाम है आपका, यहाँ पे आपने लिखना है स्टूडेंट आईडी, और उसके बाद आपने नीचे यहाँ पे फिर अपना नेम, और यहाँ पे सिग्नेचर, और यहाँ पे आपने डेट लिख देनी है। डेट आप कोई भी डेट लिख सकते हैं, कोई मसले परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आपने इसकी जब फिल करके उसके बाद आपने इसका पिक्चर बनाना है, पिक्चर बना के आपने फ़ाइल के अंदर अटैच कर देना है। जो सीक्वेंस बताया गया है उस फॉर्मेट के अगेंस्ट ही आपने इसको अटैच कर देना है। इसके बाद आपका टेबल ऑफ कंटेंट का आ जाएगा। टेबल ऑफ कंटेंट आपने जब आपकी पूरी फ़ाइल कंप्लीट हो जाए फिर आपने जनरेट करना है। इसके दो मेथड्स होते हैं, ऑटो जनरेशन होता है और मैनुअली होता है। तो आपने यूट्यूब के ऊपर सर्च करना है हाउ टू जनरेट टेबल ऑफ कंटेंट इन वर्ड फाइल। तो आपको 2 या 4 मिनट की कोई भी वीडियो मिल जाएगी, आपने जो जो जिस तरह से बताया जाएगा उस तरह से आपने टेबल ऑफ कंटेंट जनरेट कर लेना है। बट याद रखें, जब आपकी पूरी फ़ाइल कंप्लीट बना लें तो सबसे लास्ट के ऊपर आपने ये वाला काम करना है टेबल ऑफ कंटेंट का। जो सीक्वेंस में बताया गया है उसी सीक्वेंस में आपने करना है। जैसा कि फ़र्स्ट टाइटल पेज बनाना है, फिर आपने डेडिकेशन अगर करनी है तो वो करें, एक्नॉलेजमेंट लिखेंगे, फिर एग्जेक्टिव समरी लिखेंगे, फिर लेटर ऑफ अंडरटेकिंग की पिक्चर लगाएंगे, फिर स्कैन कापी आपकी सर्टिफिकेट की लगाएंगे। तो उसके नीचे आपने टेबल ऑफ कंटेंट जनरेट करना है उसके नीचे, ठीक है। और उसके बाद फिर फर्दर आपकी फ़ाइल स्टार्ट हो जाएगी। फॉर कलेक्टिंग केस स्टडीज़ एंड राइटिंग योर क्लिनिकल रिपोर्ट यू हैव टू फॉलो अ प्रॉपर फॉर्मेट दैट में इंक्लूड द फॉलोइंग सेक्शन। तो यहाँ पे मज़ीद फिर आपने अपना जो फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंग ही पूरी फ़ाइल जो है ना कंप्लीट करनी है। बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के अंदर आपने एज, जेंडर, नेम, एजुकेशन, बर्थ ऑर्डर, नंबर ऑफ सिबलिंग, मैरिटल स्टेटस, नंबर ऑफ चिल्ड्रंस इफ़ मैरिड, ऑक्यूपेशन, मंथली इनकम, डेट ऑफ एडमिशन और इन्फॉर्मेंट के बारे में लिखना है। याद रखें, कभी भी क्लाइंट का फुल नेम नहीं लिखना, शॉर्ट फॉर्म में नाम लिखना होता है। जैसे कि आपका नाम है आसिफ अली, तो A.A लिखना है, ठीक है। आपने कंप्लीट नेम नहीं लिखना। कॉन्फिडेंशियलिटी होती है, आप किसी की इंफॉर्मेशन आगे शेयर नहीं कर सकते। कोड ऑफ कंडक्ट है, आपके ऊपर इवन FIR भी हो सकती है अगर आप किसी की इंफॉर्मेशन उसकी इजाज़त के बगैर किसी को शेयर करते हैं। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स फाइल्स मांग रहे होते हैं या सैंपल के तौर पे कह रहे होते हैं कि मुझे फ़ाइल दे दें, या कोई इस तरह से किसी दूसरे को सेंड कर देते हैं, तो ये कोड ऑफ कंडक्ट में आता है। आपके ख़िलाफ़ FIR भी हो सकती है, आपको सज़ा भी हो सकती है। तो इस चीज़ का ख्याल रखें, ना कभी किसी से फ़ाइल मांगें और ना ही कभी किसी को अपनी फ़ाइल सेंड करें। सैंपल के तौर पे भी ना सेंड करें, क्योंकि होता यह है कि स्टूडेंट्स फिर इसको खाते में नहीं लाते और उसको मज़ीद आगे शेयर कर देते हैं। जब आप किसी को कोई चीज़ शेयर कर देते हैं तो फिर उसके बाद वो आपका इख्तियार नहीं होता कि आप उसको रोक सकें। वो फिर अगले बंदे की मर्ज़ी होती है, वो उसको जो मर्ज़ी करे, आप उसको कभी भी रोक नहीं सकते, ठीक है। तो बेहतर है कि आप शेयर ही ना करें, ताकि आपके लिए कल को कोई किसी किस्म का मसला ना आए।
उसके नीचे आपने जो है ना इसको आपने टेबल की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। ये जो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है, टेबल बना के दो दो कॉलम बनाएं, नेम एज जेंडर इस तरह से, और आगे उसके लिखते जाएं। उसके बाद मेन रीज़न फॉर रेफरल आपने सेम एज इट इज़ ऐसे ही लिखना है जैसे लिखा हुआ है। ऊपर हेडिंग देनी है, नीचे ये सेम सारा कॉपी करके ना उधर लगा देना है, छाप देना है आपने। इसको चेंज नहीं करना, ये ऐसे ही आएगा, ठीक है। उसके नीचे आपने प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स, नीचे एज रिपोर्टेड बाय द क्लाइंट ही और शी हैड, ये सेम आपने ऐसे ही लिखना है, इसको भी चेंज नहीं करना। ये वर्डिंग ज़रूरी है। जो भी क्लाइंट आपको कंप्लेंट्स बताता है आपने उसको एज इट इज़ लिखना होता है, इसको आपने चेंज हरगिज़ 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 नहीं करना होता। और नीचे आपने टेबल की फॉर्म में ही लिखना है प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स, और आगे आपने ड्यूरेशन लिखना है इन वीक्स मंथ्स एंड ईयर्स, जो भी आपका क्लाइंट आपको बताएगा। जैसे उसने कंप्लेन बताई कि मुझे घबराहट होती है, आपने यहाँ पे लिख देना है मुझे घबराहट होती है। ड्यूरेशन कब से होती है, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, जो भी आपको बताएंगे। दूसरी कंप्लेन लिखनी है मुझे बाहर जाते हुए खौफ आता है कि कहीं मेरे साथ कुछ हो ना जाए, तो आपने यहाँ पे उसका ड्यूरेशन लिख देना है। उसके बाद मुझे नींद नहीं आती, मुझे बार बार ख्याल आता है कि जैसे कोई आके मुझे मार देगा, ठीक है। तो जो भी कंप्लेंट्स क्लाइंट आपको बताएंगे उसी तरह से आपने इसको लिखना है। वो कोई भी कंप्लेंट्स हैं जैसे भी हैं आपने एज इट इज़ लिखना है, और इसी तरह से टेबल बना के लिखना है। कंप्लेंट्स के बारे में आपको किसी किस्म का डाउट नहीं होना चाहिए कि इसको कैसे करना है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है आपकी रिपोर्ट का। इसके अंदर अगर आप मिस्टेक्स करते हैं तो फिर आप के लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो ये टेबल को, इस कॉलम को आपने कंप्लीट इसी तरह से करना है। You have to give when presenting complaints in clients verbatim also mention if it were by some informant। तो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि आपने एज इट इज़ ही लिखना है जैसे क्लाइंट आपको बताएगा क्लाइंट्स वर्बिटम में। आल्सो मेंशन इफ़ इट वर बाय सम इन्फॉर्मेंट, यहाँ पे इन्फॉर्मेंट जो लिखा हुआ है, इन्फॉर्मेंट होता है जो क्लाइंट के साथ आता है, जैसे कि उसके फादर मदर सिबलिंग में कोई आ गए या दोस्त आ गए, तो उसने कोई कंप्लेंट्स बताई हैं तो आप उसमें मेंशन करेंगे कि ये कंप्लेंट्स, आप अलग टेबल बना लें और उसकी हेडिंग दे दें कंप्लेंट्स रिपोर्टेड बाय द इन्फॉर्मेंट। नीचे आप उसकी कंप्लेंट वो बता दें कि इसको ये होता है, ये होता है, ये होता है, ठीक है। तो आपने इस तरह से वो अलग से कर लेना है। इसके नीचे आ जाएगा हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस। इन हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस यू आर रिक्वायर्ड टू राइट द क्लाइंट्स प्रॉब्लम। क्लाइंट की जो भी प्रॉब्लम्स हैं ये आपने हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस के अंदर लिखना होती है कि क्लाइंट की प्रॉब्लम कब स्टार्ट हुई। इसके अंदर आपने कंप्लेंट्स नहीं लिखनी होती। जिस तरह से आप लिख देते हैं जी क्लाइंट को ये होता है, ये होता है, ये होता है, नो, द प्रॉब्लम स्टार्टेड 5 months अगो। उसके बाद आपने वो इंसिडेंट लिखना है जो क्लाइंट के साथ पेश आया, और उसके बाद फिर आपने उसको कंप्लीट डिफ़ाइन करना है कि उसके बाद क्या क्या हुआ, और उसमें उसने उससे पहले कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ था, या जो भी आपने कंप्लीट हिस्ट्री उसकी लिख देनी है। ये 2 या 3 कॉलम, 2 या 3 टेब अपना इसमें पैराग्राफ की शक्ल में आप लिखेंगे, ठीक है। इसको 2-3 पैराग्राफ के अंदर आपने डिटेल के साथ लिखना है कि क्लाइंट का प्रॉब्लम कब स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, उसकी क्या क्या रीज़न थी, क्या वजूहात थी। डिटेल हिस्ट्री आपने लेनी है। ये नहीं करना कि आप बस लिख दें कि क्लाइंट का मसला जो है ना वो 5 महीने पहले शुरू हुआ था, जब वो ट्रैवल कर रहा था तो एक्सीडेंट हुआ और उसके बाद से मसला स्टार्ट हो गया। नहीं, उसके पीछे देखें कि पहले कोई ऐसा वाक़या हुआ था जो कि, या ऐसे बातें उसने सुनी थी, या इसके रिलेटिव्स में से किसी का हुआ था, या कोई इस तरह की वजह थी कि उसके अंदर ये खौफ आ गया कि अभी मैं जब भी बाहर निकलूँगा तो मेरे साथ कुछ हो सकता है।
तो ये चीज़ आपने थोड़ा सा जो है ना अपने माइंड में रखना है कि किस तरह से आपको क्लाइंट बता रहा है, और उसमें से फिर आपने ओपन एंडेड क्वेश्चंस करने हैं, यस और नो वाले क्वेश्चन नहीं करने होते। हिस्ट्री टेकिंग करते हुए ये चीज़ एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट की पहचान है कि वो ओपन एंडेड क्वेश्चन करता है कि जिसमें क्लाइंट ओपनली आपको डिटेल आंसर्स करता है, सिर्फ यस नो में आपने आंसर्स नहीं करने होते। इसके बाद प्री डिस्पोजिंग, प्रेसिपिटेटिंग और मेंटेनिंग फैक्टर्स आपने लाजमी इन तीन जो है ना पैराग्राफ्स के अंदर अटैच करने हैं। इसकी हेडिंग भले मत दें, बट आप इनमें इस तीनों चीज़ों को कवर ज़रूर करना है और इसको आपने पैराग्राफ की शक्ल में लिखना होता है। इसके बाद हिस्ट्री ऑफ फैमिली हिस्ट्री आ जाएगी। इसमें फादर, मदर, सिबलिंग, मैरिटल और चिल्ड्रन, ये हिस्ट्री आ जाएगी। इसमें यहाँ पे जो लिखा हुआ है फादर, यहाँ पे जो लिखा हुआ लाइफ, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, काज ऑफ डेथ, फिज़िकल हेल्थ, आपने इस तरह से नहीं लिखना कि आप इसके सामने एक जो है ना वो लिख दें अलाइव, यहाँ पे एफ ए, यहाँ पे कुछ भी लिख दें शॉपकीपर। ये इस तरह से नहीं लिखना, इस तरह से नहीं लिखना। आपने इसको पैराग्राफ की शक्ल में लिखना है। ये क्यूज़ दिए गए हैं आपको कि आपने इनमें से पॉइंट्स को कवर करना है। द क्लाइंट्स फादर इज अलाइव, वाज अलाइव, और हिज एज इज़ 59, और इसकी हिज एजुकेशन वाज FA। इस तरह से आपने इसको पैराग्राफ की शक्ल में लिखना है। आपने इसको जो है ना इसी तरह से नहीं लिखना। आगे फर्दर जो उसकी चीज़ें बताई गई हैं ये सारी आपने कवर करनी है। उसकी अगर कोई सेक्रेटरी प्रॉब्लम्स हैं, थी या है, या कोई पर्सनैलिटी किस तरह की है, नेचर ऑफ रिलेशनशिप क्लाइंट के साथ किस तरह का है और उसकी मदर के साथ किस तरह का है, और इस तरह कोई भी प्रॉब्लम घर के अंदर हैं तो वो आपने इसको लिख देने। इसी तरह मदर की भी सेम एज़ इट इज़ आपने पैराग्राफ की शक्ल में लिखना है, और उसको भी आपने ये तमाम बातें जो हैं वो कवर करनी है, ठीक है। और उसके बाद आगे आ जाएगा सिबलिंग्स, जिसके अंदर आपने उनके सिस्टर ब्रदर्स का लिखना है, और इसको भी आपने पैराग्राफ की शक्ल में ही कंप्लीट करना है। इसको आपने एज इट इज़ जो है ना नहीं लिखना होता, ठीक है। उसके बाद आपकी आ जाएगी जनाब पर्सनल हिस्ट्री। पर्सनल हिस्ट्री के अंदर आपने क्लाइंट की कंप्लीट हिस्ट्री लेनी होती है। क्लाइंट की जितनी डिटेल हिस्ट्री आप लेंगे उतना ज़्यादा इजी होगा क्लाइंट को डायग्नोस करना, और क्लाइंट की जो प्रॉब्लम्स हैं उसको समझ के आप अच्छा जो है ना दुरुस्त उसको डायग्नोसिस देंगे, और उतना ही इजी हो जाएगा आपको उसको मैनेज करना। कि ये ना हो कि आपके पास डिटेल हिस्ट्री नहीं है और क्लाइंट को डायग्नोसिस आप गलत दे देते हैं, और फिर उसको मैनेज करने के लिए जो थेरेपीज़ रिकमेंड करते हैं वो भी फिर उसके ऊपर उस तरह से असर नहीं करेंगी, और वो क्लाइंट आपका सही नहीं होगा, सेहतमंद नहीं होगा। तो इसलिए आपने जितनी डिटेल हिस्ट्री आप ले सकते हैं आपने वो डिटेल हिस्ट्री लेनी है, और उसके अकॉर्डिंग ही आपने यहाँ पे मेंशन करना है। उसके क्लाइंट की बर्थ से लेके बर्थ से पहले नॉर्मल सी सेक्शन या एनी कोई कंप्लेंट्स थी, कॉम्प्लिकेशंस थी उनकी मदर ने फेस की प्रेगनेंसी से पहले, वो आपने सारी डिटेल्स जो है ना वो मेंशन करनी है। इसी तरह डेवलपमेंटल माइलस्टोन, स्पीच, क्रॉलिंग, वॉकिंग, वो टाइम पे था, किस तरह का था बचपन में, उसका जो डे 1 से लेके 3-4 साल तक उसकी डेवलपमेंटल माइलस्टोन किस तरह के थे। फिर उसकी फ़िज़िकल हेल्थ किस तरह की थी, उसको निमोनिया, जेंडर्स या कोई इस तरह का फीवर वगैरह की बीमारी तो नहीं लगी थी जिसकी वजह से उसको प्रॉब्लम्स आए हों। इसी तरह आपने कोई ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस देखना है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, कोई सेक्सुअल असॉल्ट वगैरह तो नहीं हुआ। ये जितने पॉइंट्स आपके लिखे हुए हैं आपने इनको पैराग्राफ की शक्ल में लिखना है, ठीक है। आपने इसको पैराग्राफ की शक्ल में लिखना है। इस तरह से ये जो पॉइंट्स हैं इन सबको आपने कवर करना है।
ये नहीं है कि आप इसी तरह से पॉइंट बना बना के लिखें कि बर्थ फिर आगे डेवलपमेंटल नो, आपने एक ही पैराग्राफ के अंदर या दो पैराग्राफ के अंदर ये तमाम बातों को कवर करना है, ठीक है। इसी तरह स्कूलिंग आ जाएगा कि स्कूल के अंदर वो किस तरह के थे, क्या उनकी जो है ना किस तरह से टीचर्स के साथ और बाकी फेलोज़ के साथ बिहेवियर किस तरह का था, और वहाँ पे कोई ऐसा तो नहीं था बुलिंग वगैरह का कोई एक्सपीरियंस हुआ हो या किसी से कोई लड़ाई झगड़ा होता हो, तो वो आपने मेंशन कर देना है। अडल्सेंस किस तरह की थी, पॉवर्टी, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग पॉवर्टी, रिएक्शन टुवर्ड्स पॉवर्टी, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सेक्स, ये चीज़ें उसकी किस तरह की थी, कोई इस तरह की जो उसका कोई बैड एक्सपीरियंस तो नहीं हुआ, ये चीज़ें आपने इसके अंदर ऐड करना है। और ये बातें आपको क्लाइंट उसी वक्त बताएगा जब आप उससे ओपन एंडेड क्वेश्चन करते हैं और अब अच्छी एक रैपो बिल्ड करते हैं। रैपो बिल्डिंग ये है कि क्लाइंट को आपके ऊपर एतमाद हो, आप जो भी उसके साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं वो कॉन्फिडेंशियल रहेगी, सीक्रेट रहेगी आप दोनों के दरमियान में, और आपने कभी भी अपने आप को जजमेंटल नहीं करना। आप हमेशा से क्लाइंट को ये रियलाइज़ करवाएं कि आप और उनके दरमियान जो भी कन्वर्सेशन है वो कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं होगी, और आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड दें। आप क्लाइंट को कभी भी जज ना करें कि क्लाइंट ने जो भी चीज़ आपको कही है आप उसको अपनी पॉइंट ऑफ व्यू से देखना शुरू कर दें कि अच्छा इसने ऐसे किया था तो ये तो ठीक नहीं है। इस तरह से आपने नहीं करना। आपने जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है बस आप उसको नोट करते जाएं और उसको जो है ना अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट, आपका जो DSM-5 है आपके पास, बाकी जो चीज़ें हैं टेस्ट वगैरह अप्लाई करने हैं उसके अकॉर्डिंग आपने डायग्नोसिस दे देना है, ठीक है। और उसमें आपने अपना जो एक जजमेंटल बिहेवियर है वो शो नहीं करना। तो फिर क्लाइंट आपको अपनी डिटेल हिस्ट्री सब कुछ आपको बता देगा जब उसको आपके ऊपर एतमाद होगा। इसके नीचे फिर आपने मैरिटल हिस्ट्री लिखनी है, स्पाउस के बारे में जिस तरह से फैमिली हिस्ट्री थी उसमें आपने पैराग्राफ की शक्ल में लिखा था, उन पॉइंट्स को आपने कवर किया था, इसी तरह आपने इन पॉइंट्स को कवर करना है। अगर वो शादीशुदा थे तो आपने उसकी रिलेटेड एंट्री ये जो है डिटेल हिस्ट्री लिख देनी है। इसी तरह उनके कोई बच्चे हैं थे तो आप उनके बारे में लिख देंगे। बाज़ दफ़ा होता है कि बच्चों की वजह से भी प्रॉब्लम्स आते हैं तो आपने उनको उसी तरह से डील करना है। इसके बाद ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री आ जाएगी। अगर वो कोई जॉब करते हैं तो उसके रिलेटेड आपने डिटेल से तमाम जो भी इंफॉर्मेशंस हैं वो बता देनी है कि उनका जो ऑक्यूपेशन क्या है, कभी जॉब कर रहे थे ये छोड़ दी है, डिटेल में आपने पैराग्राफ की शक्ल में इसको भी लिखना है इन पॉइंट्स को कवर करने के बाद। इसके बाद प्री मॉर्बिड पर्सनैलिटी आ जाएगी। प्री मॉर्बिड पर्सनैलिटी होता है कि क्लाइंट जब आपके पास आया तो उसके पहले जो उसकी कंप्लेंट्स आ रही थी या उसकी बीमारी से पहले जो भी उसकी पर्सनैलिटी थी आप उसको डिफ़ाइन करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, इन पॉइंट्स को कवर करेंगे पैराग्राफ की शक्ल में, एज इट इज़ इसको नहीं लिखेंगे। तो ये आपने सोशल इंटरेस्ट किस तरह का था, सोशल रिलेशनशिप किस तरह के थे, मूड किस तरह का था, मॉरल एंड रिलीजियस वैल्यूज़ क्या थी, हैबिट्स किस तरह की थी, रिएक्शन टू स्ट्रेस क्या था कि कोई भी स्ट्रेस आता था तो वो किस तरह से डील करता था, स्मोकिंग या कोई ड्रग एब्यूज़ का आदी तो नहीं था, ये चीज़ें आपने कवर करनी है इसके अंदर। Please note that all the above mentioned points have been given to you for your guidance. You have to write all sections of history in the form of a paragraph in past tense. तो यहाँ पे आपको फिर ये मैं ऊपर भी बता रहा था, अभी भी नीचे भी उन्होंने नोट लिख दी है कि आपने सारे को पैराग्राफ और पास्ट के जो टेंस है उसके अंदर लिखना है। हिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डायग्नोजिंग द क्लाइंट एक्यूरेटली and the management of their problems, so please give detailed history, mention all predisposing and significant factors. तो ये बहुत ज़रूरी होता है। मेरे उस्ताद कहते होते थे कि जितनी डिटेल हिस्ट्री होगी उतना इजी आपको डायग्नोसिस होगा
और आपका क्लाइंट के साथ उसकी बेहतरी के लिए, उसको मैनेज करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए 80% रोल आपका हिस्ट्री का होता है। तो हिस्ट्री इतनी इम्पोर्टेंट होती है। 20% आपका जो है ना उसको ठीक करने के लिए मैनेजमेंट और बाकी थेरेपीज और इन चीज़ों के ऊपर होता है, क्योंकि जब आपका डायग्नोसिस अच्छा होगा, डायग्नोसिस आपका दुरुस्त होगा, तो आप मैनेज उसको इजीली कर लेंगे। फिर आपने दो तरह की असेसमेंट करनी है, इनफॉर्मल असेसमेंट और फॉर्मल असेसमेंट। इनफॉर्मल असेसमेंट के अंदर बेसलाइन चार्ट ड्रा करना है और सब्जेक्टिव रेटिंग ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स करनी है। बेसलाइन चार्ट जो हम ड्रा करते हैं वो होता है क्लाइंट खुद उसको कंप्लीट करता है। जैसे क्लाइंट आपके पास आया 25 अप्रैल को, तो उसके बाद आपने क्लाइंट को बेसलाइन चार्ट दे देना है। बेसलाइन चार्ट क्या होगा, उसके अंदर आपने लिख देना है वाक़या, उसकी इंटेंसिटी, उसका शिद्दत किस तरह की थी, कितनी थी, और उसमें उसके बिहेवियर किस तरह का था, क्या किया था उसने जब उसको ये वाक़या पेश आया, उसमें फिर उससे निकला किस तरह से था, उसमें शिद्दत क्या थी। ये चीज़ें आपने इसके अंदर एक टेबल की फॉर्मेट में जो है ना वो लिखना है। आपके इंस्ट्रक्टर्स ने भी आपको एक फॉर्मेट जो है ना वो सेंड किया होगा, आपने उसी के अकॉर्डिंग जो है इसको लिख देना है, ठीक है। और ये क्लाइंट आपका फिर 10 से 15 दिन, 1-2 हफ्तों का जो है ना रिकॉर्ड जब आपके पास दोबारा आएगा, तो वो आपको वो वाला फॉर्मेट जो है ना वो फिल करके दे देगा। तो आपने बेसलाइन चार्ट इस तरह से, या इस तरह भी आप कर सकते हैं कि क्लाइंट को अगर वो चीज़ें याद हैं, क्लाइंट जब आपके पास आया है तो उससे पहले 1-2 वीक का आप रिकॉर्ड वो अगर आपको दे सकता है, फिल कर सकता है कि ये फ़लाँ दिन को, फ़लाँ डेट को मेरे साथ ऐसे हुआ था, फिर उसमें ये वाक़या हुआ था, तो भी आप उसको फिल कर सकते हैं, फिल करवा सकते हैं कि क्लाइंट का जो प्रॉब्लम उसको अगर 5-6 वाक़यात याद हैं, तो आपको 4-5-6 जो है ना वाक़यात इस तरह के लिख के कंप्लीट कर लें, तो वो बेसलाइन चार्ट आपका बन जाएगा। उसके बाद सब्जेक्टिव रेटिंग आ जाएगी। सब्जेक्टिव रेटिंग टू प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स, आपने एज इट इज़ जो कंप्लेंट्स उसने बताई थी उसकी रेटिंग करवानी है। रेटिंग क्या है कि जैसा कि आप कह लें उसने बताया कि मुझे घबराहट होती है, तो आप 0 to 10 के दरमियान में उससे रेटिंग करवाएंगे। आप कहें कितनी का आपको घबराहट होती है, वो कहते हैं मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, तो आप उसको पूछ सकते हैं कि आया आप इसको 0 से 10 के दरमियान में रेटिंग करें तो क्या नंबर देंगे। तो वो कहता है कि मैं इसको 8 नंबर देता हूँ। अगर क्लाइंट आपको कहता है कि मैं रेटिंग का वो नहीं बता पाता सही तरह से, तो आप उसकी शिद्दत उससे पूछ लें और उसके अकॉर्डिंग फिर आप एज्यूम कर सकते हैं। जैसे वह कहता है कि मुझे हर वक्त ही घबराहट होती है, मैं जब भी बाहर निकलता हूँ घबराहट होती है, तो इट्स मीन का इसका लेवल जो है वो हाई है, ठीक है। आप इसको 8-9 स्कोर दे सकते हैं। और उसके बाद फिर आपका आ जाएगा फॉर्मल असेसमेंट। इसके अंदर आपने एमएससी और मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, डायग्नोस्टिक साइकोलॉजिकल असेसमेंट और पर्सनैलिटी असेसमेंट करना होती है। तो नंबर 1 के ऊपर आ जाएगा मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। इसको भी आपने पैराग्राफ की शक्ल में लिखना है। ऊपर आप हेडिंग अपीयरेंस दे दें, इसको पैराग्राफ की शक्ल में लिख दें। फिर इसके बाद नीचे मोड इफेक्ट, इसको आपको हेडिंग दे के पैराग्राफ की शक्ल में लिखेंगे। डिलूजन्स, हेलुसिनेशंस, इनको भी आप पैराग्राफ की शक्ल में लिखेंगे। इसी तरह से मेमोरी है तो उसको भी पैराग्राफ की शक्ल में लिखेंगे। आपने इसको एक ही पैराग्राफ में भी कर सकते हैं। इनके इन सारी चीज़ों को आपने कवर करना है। आपने इसको यहाँ पे इस तरह से नहीं लिखना कि जिस तरह से आपको पॉइंट्स में बताया गया और आप इसको सामने आगे पॉइंट्स में लिखते जाएं, नहीं, आप इसको पैराग्राफ की शक्ल में लिखेंगे। उसके अंदर आपने सिटिंग पोस्चर कवर करेंगे, फेशियल फीचर्स करेंगे, हेयर कलर्स, टेक्सचर और स्टाइलिंग, ग्रूमिंग, ये सारा कुछ, हाइट, वेट, बॉडी शेप, क्लीनलीनेस, नीटनेस, क्लोथिंग, ड्रेसिंग किस तरह की थी, लेवल ऑफ आई कांटेक्ट कैसा था, आई मूवमेंट किस तरह की हैं, ये सारी चीज़ें आपने पैराग्राफ की शक्ल में कवर करनी हैं।
उसके बाद थॉट किस तरह के थे वो आपने कवर करना है। इसी तरह डिलूजन्स और हेलुसिनेशंस के बारे में आपको पता होगा। डिलूजन्स होते हैं कि जिसमें क्लाइंट जो है ना उसके फॉल्स बिलीफ बन जाते हैं कि क्लाइंट जो है ना दूसरों के रिलेटेड वो समझता है कि ये मुझे नुकसान पहुंचा देंगे, जो कि हकीकत में नहीं होता। तो उनका एक गलत किस्म का जो है ना एक यकीन बन जाता है, तो इसको हम डिलूजन्स कहते हैं। इसी तरह हेलुसिनेशंस हैं। हेलुसिनेशंस दो तरह की होती हैं कि क्लाइंट को ऐसी आवाज़ें सुनाई दें जो कि नॉर्मली वो आवाज़ नहीं होती, और ऐसी चीज़ें दिखाई दें जो कि नॉर्मली होती नहीं है, बट क्लाइंट कहता है कि मुझे ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, तो इसको हम हेलुसिनेशंस कहते हैं। इसी तरह ओरिएंटेशन, आपने उससे तारीख पूछनी है, महीना कौन सा है, ये कौन सी जगह है, कौन सा शहर है, मेरा नाम क्या है, आप कहाँ पैदा हुए, आपका टीवी पर कौन सा प्रोग्राम देखा, या रिसेंट मेमोरी के बारे में आप जो है ना वो भी पूछेंगे। तो इसको भी सारे को आपने पैराग्राफ की शक्ल में लिखना है। इसके बाद जनरल इन्फॉर्मेशन आप पूछेंगे, वो भी पैराग्राफ की शक्ल में लिखना है। इसके बाद आपने फिर एक पैराग्राफ में लिखनी है समरी ऑफ इनफॉर्मल एंड फॉर्मल असेसमेंट, कि आपने कौन कौन से टेस्ट अप्लाई किए, उसका स्कोर क्या आया, उसमें क्या था, ये सारा जो है ना आपने एक पैराग्राफ की शक्ल में लिखना है। इसके बाद आपने डायग्नोसिस दे देना है, जिसके अंदर आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू DSM-5 द क्लाइंट वाज डायग्नोज्ड विद डिसऑर्डर, कोड लिखेंगे, और नेम ऑफ डिसऑर्डर लिखेंगे, और स्पेसिफायर लिखेंगे। डिसऑर्डर जो है ना आपने जो भी डायग्नोज करना है उसको अकॉर्डिंग टू DSM-5 करना है। होपफुली कि आप सबके पास DSM-5 होगा, TR जो अपडेटेड है वही आपने यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद प्रोग्नोसिस आपने सेम यही लिखना है, क्लाइंट्स प्रोग्नोसिस वाज सेटिस्फैक्ट्री, और इफ़ नॉट देन अनसेटिस्फैक्ट्री। तो मोस्टली जो है ना वो आपने सेटिस्फैक्ट्री ही लिखना है, सिंपल एक लाइन लिखनी है, द क्लाइंट्स प्रोग्नोसिस वाज सेटिस्फैक्ट्री। इसके बाद मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट प्लान देना है, जिसके अंदर आप साइकोलॉजिकल साइकोथेरेपीज एड फैमिली काउंसलिंग वगैरह दे सकते हैं, जिसमें आपका CBT आ जाएगा, और साइको एजुकेशन वगैरह, या इस तरह से REBT है, और भी बहुत सारी थेरेपीज़ हैं, आपने ये रिकमेंड करनी है। इसी तरह फैमिली काउंसलिंग वगैरह आप दे सकते हैं, डीप ब्रीथिंग वगैरह और इस तरह की चीज़ें आप इसमें ऐड करेंगे। इसके बाद केस फॉर्मुलेशन आ जाएगा। इन केस फॉर्मुलेशन सेक्शन यू आर सपोज टू ऐड द reference of the school of thoughts and researches to enhance the reasons of manifestation of any disorder. Suppose if the reason is unconscious conflict, then you are support your case with the help of psychodynamic school of thought. You are also required to find research studies that have been done in recording of that school of thought, and that are also linked somewhat टू योर क्लाइंट्स आइडेंटिफाइड प्रॉब्लम्स। तो केस फॉर्मुलेशन के अंदर आपने सिंपल आपका जो केस है उसको आपने किसी स्कूल ऑफ थॉट के साथ रिलेट करना है, और उसके बाद आपने जो भी उसकी जो रिसेंटली स्टडीज़ हैं आपने उनके बारे में लिखना है। केस फॉर्मुलेशन में बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स आते हैं, आपने सारे स्कूल ऑफ थॉट को स्टडी कर लेना है, जैसे में साइकोडायनामिक स्कूल ऑफ थॉट है, बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट है, कॉग्निटिव स्कूल ऑफ थॉट है। तो इनके बारे में आपको जब अच्छे से और ना होगी तो फिर उसके बाद आपने अपने केस को स्टडी करना है, और उसकी रिलेटेड जो भी फीचर्स मैच कर रहे हैं उसमें आपने इसको रिलेट कर देना है कि ये जो स्कूल ऑफ थॉट है इसके अंदर ये होता है, और मेरे क्लाइंट को भी ये प्रॉब्लम्स हैं, तो ये इस तरह से रिलेट कर रहा है इस स्कूल ऑफ थॉट के साथ। तो ये केस फॉर्मुलेशन हो जाएगी। अपेंडिसिस के अंदर आपने टेस्ट अप्लाई करने हैं। अच्छा, एक चीज़ मुझे भूल गई थी यहाँ पे, देखें हमने MSc तो किया था बट डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है ना वो डिस्कस नहीं किया। डायग्नोस्टिक टेस्ट के अंदर साइकोलॉजिकल असेसमेंट के अंदर आता है आपने कोई जो है ना स्केल यूज़ करना। स्केल क्वेश्चनर टाइप होता है, जिसमें BDI हो गया डिप्रेशन के लिए, BAI है एनजाइटी के लिए, हैमिल्टन एनजाइटी के लिए है, OCD के लिए वाइबॉक्स है, इस तरह के और भी बहुत सारे हैं। तो मोस्टली यही यूज़ होते हैं जो मैंने आपको
बता दिए। ये आपने एक क्वेश्चनर होता है, वो आपने क्लाइंट से फिल करवाना होता है। उसके बाद आपने उसके जो स्कोरिंग है उसको आपने लिखना होता है पैराग्राफ की शक्ल में, और इसी तरह से क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों में लिखना होता है। क्वालिटेटिव के अंदर आपने एक लाइन के अंदर लिख देना होता है द ऑब्टेन स्कोर जितना था, और उसका जो है ना सेवेरिटी लेवल ये है। और दूसरा आपने क्वांटिटेटिव में लिखना है, टेबल बना के एक ऊपर लिख देना है ऑब्टेन स्कोर, रेंज और सेवेरिटी लेवल, यानी कि इस रेंज से इस रेंज तक है और इतना स्कोर है, तो इस तरह से। फिर इसी तरह से आपने पर्सनैलिटी असेसमेंट के अंदर हाउस ट्री पर्सन ड्रा करवाना होता है HTP, और उसके रिलेटेड फिर आपने ऑब्जर्वेशंस देनी होती हैं कि क्लाइंट को जो हाउस ट्री पर्सन ड्रा किया उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, और ये जो है ना किस तरफ लीड कर रही हैं। तो हाउस ट्री पर्सन का जो एक मैनुअल है, आप उसको स्टडी कर लें। अगर आपके पास नहीं है तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको वो मैनुअल सेंड कर दूंगा। और मेरा व्हाट्सएप नंबर ऊपर स्क्रीन के ऊपर शो भी हो रहा है। आपको अगर पेड सर्विस चाहिए, रिपोर्ट राइटिंग के रिलेटेड कोई भी इश्यूज़ आ रहे हैं, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको बाकी प्रोजेक्ट्स के रिलेटेड भी सर्विसेज चाहिए तो भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये थी आज की रिपोर्ट। तो अपेंडिसेस के अंदर आपने यही वाले जो टेस्ट आपने अप्लाई किए थे उनकी पिक्चर्स आपने अटैच करना होती हैं। और ये जो आपका वाइवा होता है, वाइवा के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं वो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स, और आपका जो होता है हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस, और उसके बाद फिर आपने जो टेस्ट अप्लाई किए होते हैं उन टेस्ट के बारे में पूछते हैं। कौन सा टेस्ट, जैसे BDI के बारे में किसने डेवलप किया, कब हुआ, उसके कितने आइटम्स हैं, आपके क्लाइंट का स्कोर क्या था, ये चीज़ें पूछते हैं। और उसके बाद फिर आपसे मैनेजमेंट में आपने कौन सी थेरेपी रिकमेंड की, उसमें क्या होता है वो आपसे पूछेंगे। और लास्ट के ऊपर मस्ट होता है कि स्कूल ऑफ थॉट का पूछते हैं कि आपने जो केस को रिलेट किया है ये किस तरह से आपने रिलेट किया है, आया ये किस सही है, या आप इसको डिफ़ाइन करें कौन सा स्कूल ऑफ थॉट आपने रिलेट किया, तो आपका ये वाइवा हो जाएगा। तो आपने इन चीज़ों को टिप पे याद रखना है। PPTs आपकी बन जाएंगी, उसमें सारा कुछ ऑलरेडी लिखा भी होगा और आपने इसको याद भी कर लेना है। होपफुली ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट के अंदर बताएं कि आपको इस वीडियो से कितनी हेल्प आउट हुई है। अगर आप अभी तक मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो से कितना फ़ायदा हुआ है, और आपने अपनी जो फ़ाइल है क्या इसकी मदद से कंप्लीट की है। तो अपना डिटेल आंसर ज़रूर दीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा कि मैं आपकी इस तरह से हेल्प आउट करता रहूं। और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।